देश की राजनीति के दो नारे बताते हैं आपको, जो शायद नई पीढ़ी ने नहीं सुने होंगे। आज से 30 से 35 साल पहले देश में दो नारे ऐसे गूंजे कि देश की सियासत की दशा और दिशा ही बदल गई। पहला नारा था, राजा नहीं फकीर है, भारत की तकदीर है। और दूसरा नारा था, जिस हिंदू का खून न खौला, खून नहीं वो पानी है। ये दोनों ही बेहद आक्रामक नारे आखिर किसके लिए थे? कुछ समझ में आ रहा होगा आपको। नमस्कार, हमारे खास शो सियासी नुक्ता विद मुक्ता में आपका स्वागत है। आज इस शो में हम आपको इन दोनों नारों के बारे में बताएंगे, साथ ही ये भी समझाएंगे कि आज हम इनकी चर्चा क्यों कर रहे हैं और क्यों ये नारे 2024 के सियासी मैदान में रिपीट होते दिख रहे हैं। ये दोनों तस्वीरें 27 नवंबर 2023 की हैं। दोनों तस्वीरें दक्षिण भारत से। पहली तस्वीर तिरुपति बालाजी मंदिर की है, जहां दर्शन करने पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना की। तिरुपति के मंदिर में पूजा पाठ के बाद प्रधानमंत्री निकल गए चुनावी मोर्चे पर। तेलंगाना के करीमनगर में उन्होंने चुनावी रैली और रोड शो किया। दूसरी तस्वीर भी दक्षिण भारत से ही है, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई से, जहां चेन्नई के प्रेसिडेंसी कॉलेज में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय वीपी सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया गया। अनावरण के मौके पर अखिलेश यादव समेत विपक्ष के कई नेता मौजूद रहे। स्वर्गीय वीपी सिंह की पत्नी सीता कुमारी सिंह और दोनों बेटे अजय सिंह और अभय सिंह भी इस मौके पर मौजूद रहे। इन दोनों तस्वीरों के सियासी मायने समझने के लिए आपको 30 से 35 साल पीछे चलना होगा। आपको 90 के दशक के दो नारे याद करने होंगे। पहला नारा मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू करने के लिए गूंजा था, जिसमें कहा गया था, राजा नहीं फकीर है, भारत की तकदीर है। ये नारा स्वर्गीय वीपी सिंह के लिए था, जिन्होंने मंडल कमीशन लागू करके देश की राजनीति की दिशा ही बदल दी थी। दूसरा नारा था, जिस हिंदू का खून न खौला, खून नहीं वो पानी है। ये नारा राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए गूंजा था, जिसके नायक थे लाल कृष्ण आडवाणी। ये पूरा नारा कुछ इस तरह था, जिस हिंदू का खून न खौला, खून नहीं वो पानी है, जन्मभूमि के काम न आए वो बेकार जवानी है। इन दोनों नारों ने 1990 में देश की राजनीति की दिशा बदल कर रख दी। यही कहलाता है मंडल वर्सेस कमंडल की राजनीति, जिसे 33 साल बाद फिर वही धार देने की कोशिश की जा रही है। चेन्नई के प्रेसिडेंसी कॉलेज में स्वर्गीय वीपी सिंह की प्रतिमा के अनावरण के बाद तमिलनाडु के सीएम एमके स्टैलिन ने इस बात के संकेत भी दिए। चेन्नई के प्रेसिडेंसी कॉलेज में स्वर्गीय वीपी सिंह की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में खास तौर पर वीपी सिंह की पत्नी और बेटों को बुलाया गया। स्टैलिन ने कहा, देश में सामाजिक न्याय की लड़ाई स्वर्गीय वीपी सिंह ने शुरू की थी। अब हमारी पीढ़ी के नेताओं की जिम्मेदारी है कि इसे आगे बढ़ाया जाए। सवाल ये है कि अभी तमिलनाडु में तो विधानसभा चुनाव है नहीं, फिर अचानक स्टैलिन को वीपी सिंह की याद क्यों आ गई? इसका उत्तर है अगले साल होने वाला लोकसभा चुनाव। 2024 के सियासी मैदान को स्टैलिन और अखिलेश यादव जैसे नेता पिछड़ा, दलित, आदिवासी बनाम सवर्ण बनाना चाहते हैं। इसीलिए मंडल कमीशन और स्वर्गीय विश्वनाथ प्रताप सिंह को याद किया जा रहा है। मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू किए जाने के बाद सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्ग के लिए 27% आरक्षण को मंजूरी मिली। वीपी सिंह के उस कदम को बीजेपी की कमंडल राजनीति की काट के तौर पर देखा गया। सियासी तौर पर वीपी सिंह को उसका कितना फायदा मिला, वो जग जाहिर है। मंडल कमीशन लागू होने के बाद यूपी और बिहार की राजनीति में पहली बार बड़ी जाति वाले नेताओं को सीधे चुनौती मिली। लालू यादव, मुलायम सिंह यादव और नीतीश कुमार जैसे नेताओं का सत्ता के सियासी फलक पर उदय हुआ और सवर्ण राजनीति के दिग्गजों की लुटिया डूब गई। बिहार में जगन्नाथ मिश्र और यूपी में एनडी तिवारी जैसे नेताओं को मंडल कमीशन के बाद की सियासत ने धूल में मिला दिया। मंडल बनाम कमंडल की लड़ाई से यूपी और बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव हुआ। एक तरफ मुलायम सिंह यादव तो दूसरी तरफ बिहार में लालू प्रसाद यादव की राजनीति को पंख लग गए। वहीं दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु में भी एम करुणानिधि को जबरदस्त फायदा हुआ था। आपको याद दिला दें कि दक्षिण की राजनीति में एम करुणानिधि खुद को शोषित समाज के रहनुमा के तौर पर पेश किया करते थे। अब ना तो भारत की सियासत में वीपी सिंह
न ही एम करुणानिधि और न ही मुलायम सिंह मौजूद हैं। वीपी सिंह के परिवार का सियासत से नाता नहीं है, लेकिन मुलायम सिंह यादव और एम करुणानिधि की विरासत को अखिलेश यादव और एम के स्टैलिन आगे बढ़ा रहे हैं। चेन्नई में स्वर्गीय वीपी सिंह की प्रतिमा का अनावरण इसी कड़ी को आगे बढ़ाने की कोशिश है। तो 2024 के चुनाव में सामाजिक न्याय की सियासी तलवार को पैना किया जाना शुरू हो गया है। इस तलवार को सबसे पहले धार दी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना के आंकड़े जारी करके। अब जातीय जनगणना के मुद्दे पर अखिलेश और स्टैलिन की आवाज मुखर है। अब तो कांग्रेस भी जातीय जनगणना के मुद्दे पर खुलकर बोल रही है। हालांकि जब तक कांग्रेस सत्ता में रही, उसने न कभी जातीय जनगणना कराई और न ही कभी इसके बारे में खुलकर बोला। अब बिहार में जातीय जनगणना के बाद राहुल गांधी खुले तौर पर कह रहे हैं कि पूरे देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए। पता लगना चाहिए कि किस जाति के लोगों को सरकारी मदद की कितनी जरूरत है। डरो मत। हम कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं, डरो मत। तो मैंने आई चेक। वहीं अखिलेश यादव हैं कि इन दिनों कांग्रेस और राहुल गांधी को ज्यादा भाव नहीं दे रहे हैं। राहुल गांधी के जाति जनगणना वाले बयान पर अखिलेश यादव गाहे बगाहे तंज कसते रहते हैं। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने आजादी के बाद जाति गणना नहीं कराई। लोकसभा में नेताजी शरद यादव जी, लालू प्रसाद यादव जी, तमाम दक्षिण भारत के दल जब मांग कर रहे थे जाति गणना की, तो कांग्रेस पार्टी ने जाति गणना नहीं कराई। आज क्यों जाति गणना कराना चाहते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि उनका ट्रेडिशनल वोट उनके पास नहीं है। वो पिछड़े दलित और आदिवासियों की तरफ देख रहे हैं। पिछड़े दलित आदिवासी भी जानते हैं कि आजादी के बाद धोखा उन्होंने दिया, इसलिए इस बार उनकी कहीं बात बनने वाली है। मंडल कमीशन की सिफारिशों के बाद सरकारी नौकरियों में लागू हुआ 27% आरक्षण और उसके बाद राज्य सरकारों की तरफ से लगातार बढ़ाए जा रहा आरक्षण का मुद्दा बीजेपी की कमजोर नस है। बीजेपी जानती है कि उसका कोर वोटर इस मुद्दे का समर्थन नहीं करता है। इसलिए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से लेकर तमाम दक्षिणपंथी नेता आरक्षण के मुद्दे पर बयान देकर फंस जाते हैं। आरक्षण के मुद्दे पर अखिलेश यादव और स्टैलिन जैसी पार्टियां पिछड़े आदिवासियों, दलितों और मुस्लिमों को लामबंद करना चाहती हैं। ये ऐसा मुद्दा है जो बीजेपी के गले में फंस जाता है। बीजेपी को न इसे उगलते बनता है और न ही निगलते। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से लेकर बीजेपी के तमाम बड़े नेता अक्सर ये कहते रहते हैं कि विपक्ष देश को जातियों में बांटना चाहता है। ये जातिवादी लोग हैं। बीजेपी जाति की काट के रूप में धर्म के अम्ब्रेला का इस्तेमाल करती है। बीजेपी और आरएसएस इसलिए हमेशा कहती है इस देश में पैदा हुआ हर शख्स हिंदू है, सबके पूर्वज एक हैं, सबका डीएनए एक है, ब्ला ब्ला ब्ला। अलबत्ता जब आरक्षण बढ़ाने की बात आती है तो बीजेपी वाले मुस्लिम आरक्षण बढ़ाने के खिलाफ खूब बोलते हैं। जैसे अमित शाह ने तेलंगाना की सभाओं में कहा, हमने तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही ये 4% मुस्लिम आरक्षण हम समाप्त कर देंगे और ये 4% मुस्लिम आरक्षण का जो सीट बचता है वो एसटी, ओबीसी और एसटी में देकर उनको न्याय करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। स्टैलिन और अखिलेश यादव स्वर्गीय वीपी सिंह की याद दिलाकर पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों को एकजुट करना चाहते हैं, तो सवर्ण समाज को संदेश देने की कोशिश में है कि वो उस शख्स का सम्मान कर रहे हैं जिसने देश के लिए निजी फायदे को तिलांजलि दी। स्टैलिन और अखिलेश यादव स्वर्गीय वीपी सिंह की याद दिलाकर पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों को एकजुट करना चाहते हैं, तो सवर्ण समाज को संदेश देने की कोशिश में है कि वो उस शख्स को सम्मान कर रहे हैं जिसने देश के लिए निजी फायदे को तिलांजलि दी। विश्वनाथ प्रताप सिंह यूपी के मांडा स्टेट से थे, खुद राजपूत थे, लेकिन उन्होंने क्षत्रियों, ब्राह्मणों और कायस्थों जैसे ताकतवर लॉबी को नाराज करने का जोखिम उठाया। सामाजिक न्याय की जिस लड़ाई का आगाज वीपी सिंह ने किया, उससे देश में राजनीति की दिशा ही बदल गई। स्वर्गीय वीपी सिंह के जीवन की कुछ चीजें तो फायदे के लिए स्टैलिन और अखिलेश यादव उठा लेते हैं, लेकिन वीपी सिंह की शख्सियत के कई ऐसे पहलू हैं जिनसे आज के नेताओं का दूर दूर तक लेना देना नहीं है।
स्वर्गीय राजीव गांधी के बेहद करीबी होते हुए भी वीपी सिंह ने बोफोर्स में कथित भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कैसे अपने पुराने साथी और पद को छोड़ दिया था, ये शायद ही विपक्ष के नेता याद करना चाहते होंगे। 1989 में तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी का विरोध करते हुए जो शख्स सत्ता के शीर्ष तक पहुंचा, अब कांग्रेस को उससे भी कोई परहेज नहीं है। इसे ओबीसी राजनीति को लेकर कांग्रेस के बदले रुख का नतीजा माना जा रहा है। कांग्रेस भी आजकल खूब ओबीसी रट रही है। हाल ही में पास हुए नारी वंदन विधेयक में ओबीसी के लिए आरक्षण की मांग भी कांग्रेस उठा रही है। एक राजनेता के तौर पर देखें तो वीपी सिंह के राजनीतिक सफर का 1990 के दशक में ही अस्त हो गया था। कांग्रेस और वीपी सिंह के रिश्ते उसके बाद कभी सहज नहीं हो पाए। इसकी मुख्य वजह थी कि उन्होंने ही पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की मिस्टर क्लीन की छवि पर बोफोर्स सौदे में दलाली का आरोप लगाकर सवाल उठाए थे। वीपी सिंह पर ये भी आरोप लगते हैं कि एक तरफ जहां उन्होंने मंडल आयोग की सिफारिशें लागू कर ओबीसी जातियों को 27% आरक्षण दिलाया, देश में नई राजनीति का उदय कराया, वहीं उनके इस कदम से दक्षिणपंथी ताकतों को भी लामबंद होने का मौका मिला। मंडल और कमंडल की सियासत पार्ट 1 को 33 साल हो चुके हैं। अब इसे विपक्ष नए सिरे से आजमाना चाहता है, तो इसकी कामयाबी के बारे में भी अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। एक तो अब सरकारी नौकरियां बची ही कम हैं, दूसरा आरक्षण का झुंझुना कोर्ट कचहरियों की शरण में है। हाल ही में नीतीश कुमार ने बिहार में आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 65% कर दिया था, जिसे पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। ऐसे तमाम केस सुप्रीम कोर्ट और राज्यों के हाई कोर्ट में लंबित हैं। सियासत तो हकीकत से ज्यादा परसेप्शन का खेल है। अगर विपक्ष ये परसेप्शन बनाने में कामयाब हो जाता है कि वो मोदी और बीजेपी के मुकाबले दलित, पिछड़ों, आदिवासियों का ज्यादा हिमायती है, तो खेल कभी भी पलट भी सकता है। अभी मंडल और कमंडल की राजनीति के कई और पहलुओं पर चर्चा बाकी है। हम अगले एपिसोड्स में इस पर विस्तार से बताते रहेंगे। सियासी नुक्ता का ये एपिसोड आपको कैसा लगा, हमें जरूर बताइए। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।